नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं और इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो भी रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये पावर मीन्स शक्ति, शक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं आरआरबी के एग्ज़ाम में, वो मैं आपको सामने दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा उनको। इससे आपको आने वाले क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें आपको समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखें। ठीक, क्वेश्चन है कार्य करने की दर क्या कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। किसी निकाय द्वारा एकांक समय में, जैसे निकाय ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में यूनिट टाइम में किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, अर्थात कार्य करने या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा स्थानांतरण जैसे एनर्जी ट्रांसप्लांट होता है, एक कोई हम कार्य करते हैं तो हमारी एनर्जी के माध्यम से ही तो हम कार्य करते हैं, तो उसको जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी, कैलोरी बर्न करते हैं, कार्य करते हैं तो हमारी कैलोरी बर्न होती है। तो इसको हम कार्य कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो है वो जूल पर सेकेंड होता है। यह एक अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, यदि कोई कारक टी समय में डब्ल्यू कार्य करता है तो कारक की शक्ति वर्क अपॉन टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, ये दर होती है। दर मतलब वर्क पर यूनिट टाइम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को नापती है। ठीक है, कौन सी भौतिक मात्रा क्या होती है कि किस में हम उसको कार्य करने की दर को हम क्या कहेंगे, सीधी सी बात है, शक्ति कहेंगे, शक्ति कहते हैं। अर्थात भौतिक मात्रा शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। ठीक, वर्क पर यूनिट टाइम। शक्ति का एक और मात्रक अश्व शक्ति होता है। पावर का एक मात्रक होता है, वो क्या है, हार्स पावर जिसको कहते हैं। यह मात्रक जेम्स वाट के नाम पे दिया गया था। ठीक है, एक हार्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं, वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का फार्मूला। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, कार्य पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक है, इसी को तो हम शक्ति का निकालते हैं, यही फार्मूला है। ठीक है, ये देखिए आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में क्वेश्चंस ये पूछे गए हैं, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन पूछ एक ही तरीके का रहा है ना। तो केवल लैंग्वेज पे आप ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है, बाकी आपको जो है पूछना सॉल्व क्या करना है, आपको एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछ रहा है। ठीक है, और हम जो पावर है, पावर के बारे में आपको सब कुछ बताया देंगे कि ये जो है अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मात्रक क्या है, जूल पर सेकंड होता है, और ये जो है इसको निकालते कैसे हैं, तो वर्क पर यूनिट टाइम, जो भी अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है। किए गए कार्य की दर को पावर कहते हैं, है ना। वही वर्क पर यूनिट टाइम, एसआई मात्रक जो है वाट जूल पर सेकंड होता है, या वाट। ठीक है, सेम क्वेश्चन, बस उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। ठीक है, और ये भी देखिए आरआरबी एएलपी में आया हुआ है ना, टेक्नीशियन में आया हुआ 14/8/2018 में, शिफ्ट सेकंड में आया हुआ था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम में जो आए हैं वही हम लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन का वजन, जैसे ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसको समझिएगा। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। ठीक है, तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। 50 सीढ़ी हैं जो, तो उसको जो है चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति क्या है। अब क्या निकालना है हमें, पावर निकालनी है। और पावर क्या होती है, फार्मूला क्या होता है, वर्क पर यूनिट टाइम, है ना। तो पहले तो हमें क्या निकालना है कि मतलब वो निकालना है, 15 सेंटीमीटर है एक सीढ़ी की, ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर
को आप मीटर में पहले करिए, कन्वर्ट करिए। और जी दिया गया है, जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल वाला, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें वो निकालना है। तो मोहन द्वारा तय की गई दूरी पहले निकालेंगे हम, 15 सेंटीमीटर। उसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए। 15 सेंटीमीटर अपॉन 100 इंटू मल्टीप्लाई, कितना है? 50 सीढ़ियाँ वो चढ़ रहा है, तो कितनी उसने दूरी कवर करी? 7.5 मीटर, ठीक है। तो 7.5 मीटर की ऊंचाई पर मोहन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अतः अब उसको निकालना है कि क्या कहते हैं, शक्ति को निकालना है कि कार्य, वर्क पर यूनिट टाइम। अब मोहन की स्थितिज ऊर्जा या मोहन द्वारा किया गया कार्य सेम होता है, और अपन टाइम में देखेंगे तो टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? mgh। mgh मतलब एक तो मास हो गया, वजन, और उसके बाद में जी मतलब जो ग्रेविटेशनल वो दिया गया है इसमें 10 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद में एच क्या है? वो आर्स वो हार्स पावर मतलब टाइम। तो टाइम को निकाल देते हैं, तो 15 इंटू 50 और 40 इंटू 100 बराबर कितना निकला? 300 वाट, ठीक है। पूरा सॉल्व करके अगर आप निकालेंगे तो ये 300 वाट निकले 300 वाट निकलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आशा करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है और जरा सी, उसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है ना। तो इसको समझते हैं कि लड़के द्वारा लिया गया समय 4 मिनट। अब उसको जूल पर सेकंड होता है, वैसे सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जो यूनिट आती है जूल पर सेकंड में या वाट में, ठीक है, पावर में। तो पावर की यूनिट होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है कि जूल पर सेकंड या वाट, ठीक है। तो इसको जो मिनट में दिया गया है उसको पहले हम सेकंड में तय करेंगे, बनाएंगे। तो सेकंड में लड़के द्वारा लगाया गया बल 600 न्यूटन, फिर लड़के द्वारा तय की गई दूरी, ये दिया गया है 20 मीटर की दूरी तय कर रहा था, ठीक है। अतः लड़के द्वारा किया गया कार्य, तो कुल कार्य कितना होगा? लगाया गया बल और तय की गई दूरी। अच्छा, कार्य का फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया था। आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा है तो उसमें कार्य का वो दिया गया कि हम वर्क को कैसे निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लगाया गया बल इंटू तय की गई दूरी, उसमें कार्य आ जाता है। तो उसमें क्या कार्य निकाला गया, कार्य कितना दिया गया है कि 600 मीटर, और वो 600 न्यूटन बल दिया गया है और 20 मीटर दूरी। तो 12,000 न्यूटन कितना आएगा? 12,000 न्यूटन मीटर या 12,000 जूल कितना हो गया? कार्य, ठीक है। तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा मतलब, शक्ति की मात्रा मतलब शक्ति निकालना है, तो कुल किया गया कुल कार्य और लिया गया कुल समय। तो 12,000 अपन 240 बराबर 50 जूल पर सेकेंड। तो आगे शक्ति की वैल्यू कितनी आ गई? 50 वाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और मान लीजिए जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, कार वर्क पर यूनिट टाइम निकाल देना है। अच्छा, वो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को कितना निकाल, कैसे मतलब मीटर में बना देना है, और जी की वैल्यू रख देना है। मास इंटू ग्रेविटेशनल जो फोर्स दिया गया वो, और जी, और जी एच जो है वो दिया ही गया है, ठीक है। टाइम तो आर्स आर्स को पर सेकंड में उसमें दिया गया है, कितने 9 सेकंड दिया गया है, तो उसको उसमें बदल देना है, सेकंड में दिया ही गया है, कोई दिक्कत नहीं। आराम से पूरा काट के 333.33 वाट वर्क आ जाएगा, वो पावर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। देखो, वर्क होता है कार्य, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी,
ओके। कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। यदि किसी गतिशील वस्तु पर कोई बल F लगता है तो इस बल पर आरोपित शक्ति वस्तु के वेग और बल के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये भी उसका फॉर्मूला है। पावर का एक फार्मूला है F मल्टीप्लाइड बाई V, मतलब फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? सिंपल सी बात है, पावर का, है ना। पावर का उदाहरण है तो किसी भी इंजन का सामर्थ्य अथवा शक्ति वर्क पर यूनिट टाइम, है ना। तो वर्क क्या होता है कि इंजन द्वारा किया गया कार्य और टाइम कार्य करने में लगा समय। अतः स्पष्ट है कि निश्चित समय में जो इंजन अधिक कार्य करेगा उसका सामर्थ्य मतलब पावर अधिक, तथा जो इंजन कम कार्य करेगा उसका पावर कम होगा। यहाँ हवाई जहाज कार की तुलना में निश्चित समय में अधिक दूरी तय करता है, अर्थात कार्य करता है। इसलिए हवाई जहाज की शक्ति कार की तुलना में अधिक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 50 किलोग्राम का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियाँ चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। और जी दिया है, ग्रेविटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, ये दिए नहीं, उसका जो है आप न्यूटन में बना लीजिए, केजी को आप न्यूटन में बना लीजिए। ठीक है, तो केजी को आप न्यूटन में बनाएंगे तो माना कि लड़के का भार mg, न्यूटन में बनाते हैं mg, मास इंटू ग्रेविटी होता है ना पूरा भार। तो मास इंटू ग्रेविटी 50 इंटू 500 न्यूटन हो गया। अब 43 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई हाइट निकालना है, तो 43 इंटू 15 43 इंटू 55 अपॉन 100, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तथा उसे चढ़ने में लगा कुल समय t बराबर 10 सेकेंड दिया गया है। सेकंड में दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। उसका गुरुत्वीय त्वरण दिया गया है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो p निकालना है, तो लिया गया कार्य तथा लिया गया समय, तो mgh ओवर टाइम टोटल आ जाएगा 322.5 वाट। अतः लड़के को सीढ़ी चढ़ने में कुल पावर जो है 322.5 वाट। ये ग्रुप डी में आया था 2018 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ऊर्जा केवल निर्माण किया जा सकता है, ऊर्जा केवल नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जाता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है कि ऊर्जा ना तो कभी मतलब बनाई जाती है और ना ही कभी इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये क्या होता है, ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जाती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। आपके अंदर शक्ति है, आप कोई कार्य करते हैं, तो वो कार्य करने में हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को हम मतलब पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हम रनिंग करते हैं, है ना, हम बैठे हुए हैं, अभी हमारे अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थिति ऊर्जा, उसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, बस। ठीक है, तो पावर कभी जो है ना तो बनती है और ना उसे नष्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, मांसपेशीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या गतिज ऊर्जा। अब आप एक रबर बैंड खींच रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है रनिंग तो कर नहीं रहे,
जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है आपके अंदर, तो इस पोटेंशियल एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ, ना कि हम पावर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी में। ठीक है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी, स्थितिज ऊर्जा ही रहेगी। ठीक है, किसी वस्तु में उसकी विशेष अवस्था या स्थिति के कारण हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति से हम तो रबड़ खींच सकते हैं ना, तो कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध में इकट्ठे पानी की ऊर्जा, ठीक है, तनी हुई स्प्रिंग में ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ठीक है, अतः हम एक रबर बैंड खींचते हैं तो रबर बैंड की खिंची हुई स्थिति के कारण उसमें हस्तांतरित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। तो स्थितिज ऊर्जा को जैसे पोटेंशियल एनर्जी उसमें संग्रहित होती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके, मतलब ये चार ऑप्शन है, द्रव, प्लाज्मा, ठोस, गैस के कणों के की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। गतिज ऊर्जा जो मतलब फ्रीली मूव कर सकती है, तो गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और इसमें कौन से पदार्थ में जो है सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा पाई जाती है? तो किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण फ्रीली मूव, इसमें किसी भी जो चार पदार्थ दिए गए हैं तो इसमें एक गैस ही है जिसके पार्टिकल जो होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। तो जो ज़्यादा फ्रीली मूव करेगा उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु द्वारा विरामावस्था में आने के लिए कार्य के रूप में व्यक्त की जा सकती है। ठीक है, अगर हम उसमें हैं गतिज ऊर्जा हमारे अंदर, हम वर्क कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो जब हम रुकेंगे तो हमारा वो कार्य कहलाएगा। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी में हम अपनी गतिज काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर चुके होंगे। ठीक है, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है क्योंकि गैस के कण ठोस व द्रव के कणों की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं और ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठोस जो होता है एक कंबाइंड एटम होता है। इसके एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे में कनेक्टेड होते हैं और जो है इसमें फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं वो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग मतलब खिंची हुई स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किस में बदल देता है? तो जब ये मतलब एक खिंची हुई स्प्रिंग है, पूरी एक्सपेंड करी हुई है, और इसको आप छोड़ेंगे तो वो नॉर्मल इस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ओरिजिनल स्पेस शेप में आ जाएगी। तो वो अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके अंदर वो अपनी किस में कन्वर्ट करेगी? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन होगा कि गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। ठीक है, जब किसी उसको छोड़ा जाता है तो वह अपनी काइनेटिक एनर्जी को, वो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसका दिया गया है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी। ठीक है, और इस पोटेंशियल एनर्जी जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे तनी हुई स्प्रिंग, कमानी की ऊर्जा, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा आदि। यदि मास पर किलोग्राम पिंड को एक एम के जी पिंड को, मतलब एक कोई 1 किलो या एम किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, उसका गुरुत्वीय मतलब त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी के विरुद्ध, जैसे मतलब हाइट पे है कुछ तो ऊंचाई पर ले जाएं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा एम जी एच होगी। ये फार्मूला होता है एम जी एच पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये पावर का फार्मूला होता है। पिंड की ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हम निकालते हैं कैसे, कि पिंड की गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से क्या प्राप्त करती है? उसमें गतिज ऊर्जा होगी अनिवार्य रूप से। ठीक है, एक गतिशील है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रनिंग में है या वर्किंग में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई होती है किलोवाट घंटा।
या KWH या किलोवाट आवर हम लोग बोलते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल एवं सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है, सीजीएस। ठीक है, यह एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। जब ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा है और किलोवाट बिजली व्यय की दर का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, जब हम लोग जो बिजली खर्च करते हैं, घर में इलेक्ट्रिसिटी खर्च करते हैं, तो उसकी दर को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमिनियम की गेंद को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। मतलब 8 किलोग्राम वाली एक लोहे की गेंद है और एक 3 किलोग्राम वाली उसकी गेंद है एल्यूमिनियम की, और 20 मीटर हाइट पर से छोड़ी जाती हैं दोनों एक साथ, और 10 मीटर नीचे से, भूमि की ऊंचाई से 10 मीटर पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी। तो उसमें क्या होगा, हमेशा एक्सीलरेशन उनका समान होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उन पे बराबर लगेगा, है ना। थोड़ा लोहे का वजन ज़्यादा है या वो ज़्यादा है, तो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सब पे बराबर लगता है, तो इस वजह से जो त्वरण होगा वो उनका सेम होगा, मतलब एक्सीलरेशन उनका हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग, जैसे मतलब खिंची हुई स्प्रिंग पहले से है, तो वो एक अपने मतलब खिंची हुई स्प्रिंग है, तो वो अपने उस समय तो नॉर्मल साइज में ही होगी, नॉर्मल पोजीशन में होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है। किसके अनुरूप, मतलब किसके अनुरूप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमेशा गति, गति मतलब वेलोसिटी, स्पीड, स्पीड के और मास मतलब द्रव्यमान के मल्टीप्लाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है हमेशा। ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है ना, K = ½ mv²। तो उसमें आप एम बी जो होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन काइनेटिक ऊर्जा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर मास बढ़ेगा और नहीं, मास बढ़ेगा, इसमें क्या रहता है कि मास जो है एक स्थिर रहता है हमेशा, और वेलोसिटी अगर आप इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जैसे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड अगर बढ़ी होगी तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के मतलब काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है। तो द्रव्यमान और वेग, मतलब उसका फार्मूला होता है कि मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर ½ mv²। ठीक है, तो वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी का एक फार्मूला याद रखना है कि क्या, कि ½ mv²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। ये टॉपिक हम एनर्जी से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एनर्जी, और अभी हम पहले पावर पढ़ा रहे थे, पावर, और अब आ गए हैं एनर्जी पे। तो एनर्जी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये सारे प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और रेलवे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछें, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि हाँ, स्टडी विद इंट्रोवर्ट चैनल जो आरआरबी की प्रिपरेशन करा रहे हैं। ठीक है, किसी जल विद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा होती है। तो जल विद्युत ग्रह है जिसमें जैसे वाटर बनाए जाते हैं, पानी से बिजली बनाई जाती है, तो उसमें किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उसी गति के कारण होती है ना। कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता अगर होती है तो वो जितनी एनर्जी में उसकी स्पीड होगी उतना ही उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो उसे हम वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो जल विद्युत ग्रह में गिरते हुए या बहते जल से
विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे जब कभी कोई नदियाँ बहती हैं, उसमें बांध बनाया जाता है, उससे पानी निकलता है, जब तेज़ बहता है उसे टरबाइन पे गिराते हैं, तब हमारी जो है बिजली बनती है। तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा को ही हम परिवर्तित करते हैं किसमें, कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जैसे स्थितिज ऊर्जा है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम कौन से उसमें हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक पटाखे का विस्फोट नहीं, एक टार्च को ऑन करना नहीं, एक टार्च को ऑफ करना नहीं, एक पेंडुलम का झूलना। पेंडुलम क्या होता है कि आप पहले छोड़ेंगे एक जगह पे, तो वो लेफ़्ट राइट झूलेगा। ठीक है, झूलेगा तो वो क्या है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हमेशा मूव करता है लेफ़्ट या राइट में, तो उसको पेंडुलम कहते हैं। अब जो अगर वो नॉर्मल पोजीशन में एक जगह पे है, तो वहाँ पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मूव करेगा तो जो है वो काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, मूव करने पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी ही आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी गतिज ऊर्जा का संयोजन है। किस किस को मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है किस किस से मिलके बनती है। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा जो है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी को जोड़ने से हमें मिलती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। तने हुए रबर बैंड में एक मतलब खींचा हुआ रबर बैंड है, उसको खींच लिया है, तो उसमें हमेशा जैसे मतलब अगर हमने पहले पकड़ा हुआ है रबर बैंड और उसके बाद में खींचा है और खींच के उसको होल्ड कर दिया, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, आरआरबी एएलपी का है ये। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन आता है, और लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, तो हम क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल सा फॉर्मूला बता देना है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान एम वाली एक वस्तु, ये न्यूमेरिकल है, द्रव्यमान m वाली एक वस्तु v के साथ स्थानांतरित होती है। ठीक है, इसका मास दिया गया है वो m है, और वेलोसिटी दी गई है v। इसमें गतिज ऊर्जा k है। ठीक है, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। जैसे काइनेटिक एनर्जी को इसका नहीं, वेलोसिटी को इसको दोगुना कर दिया जाए तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजमेंट आएगा, ये निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला देते हैं हाफ एम बी स्क्वायर। अब उसको क्या करते हैं, केवल वेलोसिटी को डबल कर देते हैं। वेलोसिटी को अगर हम डबल करेंगे तो 4k, मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगी। सिर्फ हम वेलोसिटी को अगर हम दुगुना करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, 4k के बराबर, मतलब ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आरआरबी एएलपी में आया हुआ है क्वेश्चन ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। सिंपल है कि स्थितिज ऊर्जा मतलब जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ना हो, वो बताना है। मतलब काइनेटिक एनर्जी हो या कोई मैकेनिकल एनर्जी हो, वो होनी चाहिए। इसमें उदाहरण देखना है। एक संकुचित स्प्रिंग, मतलब एक जो फैला हुआ नहीं है उस वो बताना है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी। ठीक है, संकुचित मतलब जो नॉन एक्सपेंडेबल स्प्रिंग। ठीक, बहता हुआ जल जिसमें गति आ गई, वो शायद जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। एक उठाया हो गया हथौड़ा, हथौड़ा तो ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट उसमें होता है, तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी रहती है। एक बांध में सिंचित किया गया पानी, एक बांध है जिसमें नदी में बांध लगाया गया, उसमें पानी रोक दिया गया। अगर पानी को रोक देंगे, बह नहीं रहा होगा, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। और संकुचित स्प्रिंग, स्प्रिंग को या तो खींच दो तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, या फिर उसको एक मतलब पोजीशन में होल्ड कर दो। सिर्फ कोई भी पोजीशन हो, अगर नॉर्मल पोजीशन है, होल्ड कर दिया है, तो क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वो वर्किंग में है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वर्किंग में है, रनिंग में है ना, तो वो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है,
तो इसका जो है देखना है कि किसी वस्तु ठोस द्रव या गैस को अपनी विशेष विशेष स्थिति मतलब नॉर्मल पोजीशन के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसे उस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी संकुचित स्प्रिंग मतलब कंप्रेस्ड स्प्रिंग में निहित ऊर्जा एक उठाए गए हथौड़े एवं किसी बांध द्वारा उसमें सिंचित जल में निहित ऊर्जा आदि, ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के किसी तल से ऊंचाई एवं गुरुत्वीय बल पर निर्भर करती है। ठीक है, गुरुत्वीय बल। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं यदि वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पे है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब भी कभी निकालेंगे तो mgh का फॉर्मूला लगा देंगे, बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदूक से चली गई दूरी मतलब चली गई गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है ना। जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, वो बंदूक में हम फायर करते हैं तो पीछे से उसमें एक फोर्स लगाया जाता है, जिसमें एक फायर में एक फोर्स लगता है बहुत तेज़ी से। इसमें अपने कारतूस से वो अपनी जो है गोली निकलती है और बहुत स्पीड में डिस्टेंस तय करती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है। बंदूक से चली गई दूरी दूरी लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा आती है। बंदूक से निकली गोली का वेग बहुत अधिक होता है तथा लक्ष्य से टकराने पर यह बहुत कम समय में शून्य हो जाता है। जब भी ये टकराती है किसी लक्ष्य से तो एकदम से पॉइंट सेकेंड में वो जो है एकदम से उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, जीरो हो जाती है। अतः गोली में वेग परिवर्तन की दर एवं बल बहुत अधिक होता है, इसलिए गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है। ठीक है। बल भी बहुत तेज़ी से होता है और जो वेग परिवर्तन पोटेंशियल वो वेलोसिटी में जो चेंजमेंट आता है वो बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए जो है वो गोली बहुत अंदर तक गहराई तक चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टरबाइन द्वारा बहते हुए पानी हवा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है। स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। टरबाइन क्या है? बहते हुए पानी और हवा, जैसे जो भी पवन चक्की लगाई जाती हैं या हम लोग टरबाइन लगा के पानी से जल से बिजली बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बहता हुआ जल या बहती हुई हवा में हम लोग लगाते हैं और उससे क्या है कि विद्युत ऊर्जा हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो इसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होती है ना, तो काइनेटिक एनर्जी से ही हम जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ठीक है। इसमें न्यूटन का तीसरा नियम मतलब एक्शन एंड रिएक्शन वाला जो नियम है वो उसके आधार पर ये काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान क्या होता है? मुक्त रूप से कोई ऑब्जेक्ट है, हम फ्रीली उसको छोड़ देते हैं, ऊपर से गिराते हैं, तो उसमें क्या होता है? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में कमी आती है, गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब हम लोग छत से कोई भी ऑब्जेक्ट गिराएंगे, जैसे मान लो m वेट है किसी भी गेंद का, तो उसको हम छत से गिराएंगे तो वो जब ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है और उसमें इतनी तेज़ी से मतलब वो हम लोग ऊपर फेंकेंगे उतनी तेज़ी से तो उससे दुगनी स्पीड से वो नीचे आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग जाता है और उसमें स्पीड जो है वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है, तो राइट ऑप्शन इज करेक्ट, ए, काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने में सक्षम वस्तु में क्या होता है? कार्य करने में सक्षम जो भी वस्तु है उसमें अगर कार्य किया जाएगा तो उसमें सक्षम वो तभी होगी जब उसके अंदर ऊर्जा होगी, किसी भी प्रकार की ऊर्जा। ऊर्जा तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी, लेकिन ऊर्जा जरूर होनी चाहिए तभी तो वो कार्य कर पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित, जैसे
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक में, जहाँ बिजली बनती है ना। तो पानी, बहते हुए पानी से टरबाइन घूमता है, तो उसके अंदर क्या होता है, पानी के अंदर जो टरबाइन को घुमा देता है, तो उसमें हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। क्यों? क्योंकि पानी बह रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसमें स्पीड है, उसमें वेट है, मास है, ठीक है। तो उसके अंदर जब किसी वेट को, मतलब मास को, एक प्रॉपर वेलोसिटी के साथ किसी चीज़ पे गिराएंगे, तो जाहिर सी बात है नीचे अगर टरबाइन है या कोई भी चीज़ है वो घूमेगी, या उसमें कन्वर्ट, मतलब उसकी पोजीशन में कन्वर्ट चेंजमेंट आएगा। तो उसको किस वजह से होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सही विकल्प से रिक्त स्थान की आपूर्ति करें। क्वेश्चन है ये, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर, हमने जैसे बॉल फेंकी ऊपर की तरफ कैच लेने के लिए, कैच खेलते हैं हम लोग, उसके लिए, उसके दौरान जब फेंकते हैं उसके दौरान स्थितिज ऊर्जा को, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है या घटती है ना। स्थितिज ऊर्जा बताना है कि बढ़ती है या घटती है, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है या घटती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होता है इसमें, ऑब्जेक्ट है बढ़ती है घटती है, तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शन, बढ़ती है घटती है, घटती है बढ़ती है, और समान रहती है, ठीक है। तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर बॉल फेंकते हैं, तो क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, तथा गतिज ऊर्जा घटती है जब हम लोग ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, जाहिर सी बात है, ऊपर अगर हम फेंकेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगता है, तो बॉल की जो स्पीड है वो कम होगी, है ना। वेलोसिटी तो कम होगी, लेकिन जो हम लोग फेंकेंगे नीचे से ऊपर की ओर, जो अपने ऑब्जेक्ट जो है प्रॉपर अपनी पोजीशन में है, एक पोजीशन में रखा है, उसको अगर हम अपनी पोजीशन से चेंज करा के ऊपर फेंकेंगे, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो वो मतलब पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से डिक्रीज करेगी, ठीक है। और इसको आरआरबी ने इसका उत्तर विकल्प को सही, सी सही माना था, जबकि ए और सी दोनों सही हैं, क्योंकि ऑप्शन तो सेम है। आरआरबी में ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, जो 18 में शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि आरआरबी अपने आंसर, जब आंसर की देती है तो उसमें मानती है ना कि कौन सा क्वेश्चन हमने लिया है। और जबकि दोनों ऑप्शन सही हैं, बच्चों की क्या गलती है, उनको तो पहला ऑप्शन भी सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है, उनमें से किसी ने, जबकि आरआरबी ने ऐसा, बोर्ड ने अपना निकाल के मान लिया था कि हम ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसने भी सी लगाया था उसको सही मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो सारे, वो मैं आपके सामने लाऊंगा, और आपकी आरआरबी की तैयारी को बहुत ही अच्छा कराने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और बताएं कि स्टडी विद इंट्रोवर्ट नाम का चैनल है, और इसमें जो है आरआरबी की से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, जनरल साइंस में, मैथ्स में, रीजनिंग में, जो भी आप पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, और हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर हेल्प।